हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व्ड पेपर लेकर आए हैं यूपी टेट, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 का है। पेपर 1 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ चुका है 6 नवंबर 2019 का। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आप सबों के लिए लेकर आए हैं, तो बने रहे हमारे साथ शुरू से अंत तक। हेलो स्टूडेंट, यूपी टेट पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो बताइएगा कि कौन है जन्मदाता। तो वह है सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के 3 उपयोग हैं। कौन कौन है? तो पहला उपयोग है, यह मस्तिष्क की परीक्षा की विधि प्रदान करता है। दूसरा उपयोग है, यह मानव व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध समूह प्रदान करता है। तीसरा उपयोग, यह मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रोगों की चिकित्सा के लिए उपाय सुझाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड है। दूसरा क्वेश्चन, विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसकी होती है? तो वह है ए और बी दोनों, यानी आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का। ठीक है, तो विद्यार्थियों की शिक्षा में आनुवांशिकता तथा वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। तो वह उपरोक्त सभी है, ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। तो तीनों इसमें संज्ञानात्मक का। अच्छा बताइएगा कि संज्ञानात्मक किसका सिद्धांत है? तो पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, गर्भाधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वह होता है प्रसव पूर्व। क्या कहेंगे? प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व में गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था होती है। अगला प्रश्न, 3 जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होते हैं? वह विकसित होते हैं औपचारिक परिचालन अवस्था में। किसमें? औपचारिक परिचालन अवस्था में। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है तथा वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई थी किसके द्वारा? तो वह है बेलाक द्वारा। किसके द्वारा? बेलाक द्वारा। अगला प्रश्न, TAT हेतु कितने कार्ड हैं? तो कितने कार्ड हैं? तो वह है 20 कार्ड। ठीक है, तो TAT हेतु कितने कार्ड हुए? तो 20 कार्ड हुए। TAT का फुल फॉर्म होगा तो क्या? थेमेटिक एप्रीसिबल टेस्ट। ठीक है, तो TAT यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यह एक विधि है जिसमें विषय बोधन परीक्षण से संबंधित विधि है। इस परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो हेनरी मरे ने 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर देखोगे निगेटिव वर्ड दे दिया है, तो कौन सा नहीं है? तो वह है सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिगत सिद्धांतों का निरंतरता का सिद्धांत, पैटर्न का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है, जबकि सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किया है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। ठीक है,
अगला प्रश्न, MIL यानी न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि, तो क्या है, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। ठीक है, तो MIL यानी न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? तो वह है सामान्यीकरण। जब कोई एक सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम का अत्यधिक स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण सीखने की क्रिया को सरल बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। किससे संबंधित है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक व अंतर्दर्शी अवधि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक से संबंधित होती है। इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। साथ ही बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उसमें विभेद करने लगता है। साथ ही इस अवस्था में बच्चों में स्थायित्व के गुणों का विकास भी होने लगता है। इस प्रकार से उपरोक्त कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो वह है मेस्लो के द्वारा। किसके द्वारा? मेस्लो के द्वारा। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया है। तो बुद्धि लब्धि यानी IQ इंटेलिजेंस कोशेंट, तो इसका किया गया है विलियम स्टर्न के द्वारा। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय विलियम स्टर्न महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बुद्धि लब्धि जिसे इंटेलिजेंस कोशेंट IQ कहेंगे, कई अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त एक गणना है। ठीक है, जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है। IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट बुद्धि लब्धि किसके द्वारा? तो विलियम स्टर्न के द्वारा। प्रश्न है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया? वह गार्डनर ने। तो बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसे हावर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया। ठीक है, इसमें बहुत सारे भाषागा, संगीतज्ञ, प्राकृतिकवाद, देश से शारीरिक बहुत सारी चीज़ आते हैं इसमें। अगला प्रश्न, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। तो वह है D, एक पुच्छीय द्विपुच्छीय। एक पुच्छीय द्विपुच्छीय अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करता। अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किया गया ज्ञान, परीक्षण और आदतों को दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमित आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका होगा 125 होगी। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र मानसिक आयु गुने 100 बटा वास्तविक आयु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा मानसिक आयु गुने 100 बटा वास्तविक आयु। क्या होगा? वास्तविक
आयु। तो यहाँ पर होगा मानसिक है 5 और गुना हो जाएगा 100 और बटा में हो जाएगा 4। तो ये 4 से ये 25 कट जाएगा और 25 बचे 25 से 125 आ जाएगा। तो कितना होगा 125 आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया। तो कौन सा नियम नहीं दिया? तो वह अवलोकन का नियम नहीं दिया। तो थॉर्नडाइक के अनुसार अवलोकन का नियम सीखने का नियम नहीं है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं जिनके प्रयोग से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए। वह है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? तो वह है ये सभी: श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, ये शिक्षण कौशल से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। तो वह है पुनर्बलन। कौन सा है? पुनर्बलन। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का क्या मान है? तो वह है 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के लिए 36 मिनट समयावधि होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितना समयावधि होना चाहिए? तो होता है 36 मिनट। अगला प्रश्न, समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? तो वह है उपरोक्त सभी। विकासात्मक मापनी, बालक का व्यक्तित्व अध्ययन, बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, ये सभी समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु विधि प्रभावशाली होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वह है वायगोस्की। वायगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो वह है सामान्य और विशिष्ट छात्र। सामान्य और विशिष्ट छात्र समावेशी शिक्षा में छात्र शामिल होते हैं। प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो सभी आवश्यक है: क्षमता निर्माण, अभिभावक की भागीदारी और अभिप्रेरणा। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि शिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में क्या कहेगा? एक सामान्य छात्र, एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलना चाहिए। इसमें क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी और अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, मानसिक मंदता का तात्पर्य है। तो वह है औसत से कम मानसिक योग्यता। इसका बुद्धि लब्धि 100 से कम होता है। तो इसका औसत से कम मानसिक योग्यता होगा मानसिक मंदता। प्रश्न है, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है। एक आदर्श शिक्षक में क्या क्या गुण होना चाहिए बताइए? वह प्रभावशाली वक्ता हो, आदर्श शिक्षक होगा। उसमें आत्मविश्वास की भावना हो, तब आदर्श शिक्षक होगा। वह सदा बच्चों को प्रेरित करने की क्षमता वाला होना चाहिए, तब आदर्श शिक्षक होगा।
ठीक है। तो आदर्श शिक्षक का ये सभी गुण होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? तो वह होगा विशेषज्ञों की एक समिति को। ठीक है। तो शैक्षणिक सामग्री का चयन हमेशा एक विशेषज्ञ की समिति द्वारा किया जाना चाहिए। अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते हुए शिक्षक जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह सहायक शिक्षा सामग्री कहलाती है। अगला प्रश्न, विद्यालय जीवन यानी स्कूलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वह बालकों का अनुशासित जीवन। शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा के व्यापक लक्ष्य हैं। बच्चों के भीतर विचार और कर्म की स्वतंत्रता विकसित करना, दूसरों के कल्याण और उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना। इसके अतिरिक्त विद्यालय शिक्षण जीवन के माध्यम से बच्चों में एक अनुशासन प्रिय जीवन का विकास करना भी शिक्षण का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है। तो किस पर है? वह है अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो प्रत्येक वर्ग के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में एक विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। अगला प्रश्न, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों? तो क्वेश्चन है कि बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि लड़कियां संख्या में लड़कों से कम है। ठीक है, लड़कियां की संख्या लड़कों से कम है, इसलिए बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा एक और व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देती है, साथ ही विचारों का प्रचार प्रसार भी करती है जो वांछनीय सामाजिक परिवर्तन के हित में होती है। ऐसी स्थिति में लड़कियां सामाजिक परिवर्तन करने में तथा उसका नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार से हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।